स्टाइलिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। यस। इसी पहली लाइन ही है ये कि वो एक्सएमएल और एचटीएमएल पेजेस को स्टाइलिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। एलिमेंट देखो, इसमें सीएसएस में कुछ सेलेक्टर्स होते हैं। जब भी हम सीएसएस अप्लाई, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? यस सर, दिख रही है। ठीक है। तो जब हम सीएसएस अप्लाई करते हैं तो सीएसएस अप्लाई कैसे करते हैं? बेसिकली सीएसएस को अप्लाई करने के लिए हमारे पास सेलेक्टर्स होते हैं। ये अब ऐसे तो हम सीएसएस अप्लाई नहीं कर देंगे। जैसे हमारा कोई टैग है या कोई डिवीजन टैग है, या बॉडी पे एचटीएमएल के पेज पे, तो हम सीएसएस जब अप्लाई करते हैं किसी चीज को टारगेट करते हैं कि हमें सीएसएस अप्लाई कहाँ करनी है। ऐसा तो है नहीं कि हमें पूरे पेज पे एक साथ अप्लाई कर देनी। हमें किसी एक लाइन का टेक्स्ट को कलर करना है, किसी एक लाइन के टेक्स्ट को कलर नहीं करना है, किसी एक टेक्स्ट का हाइट बड़ा करना है, किसी एक टेक्स्ट का हाइट छोटा करना है। तो वो हम पता कैसे करेंगे, हम बताएंगे कैसे सीएसएस को कि किसको उस पे सीएसएस अप्लाई करनी है, किस एलिमेंट पे करनी है, किस एलिमेंट पे नहीं करनी। तो उसके लिए सेलेक्टर्स होते हैं कि हम सेलेक्ट करेंगे कि हाँ पर्टिकुलर इस एलिमेंट को आपको सीएसएस अप्लाई करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सेलेक्टर्स होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास चार प्रकार के सेलेक्टर्स होते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट में क्या होता है, हम टारगेट एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल एलिमेंट्स बाय देयर टैग नेम, ठीक है। इसमें हम टैग नेम्स के द्वारा एचटीएमएल को मतलब सीएसएस अप्लाई करने के लिए हम एलिमेंट्स के जो नेम होता है, जो टैग नेम होता है, हम उसको टारगेट करते हैं। जैसे पी टैग इज एक पैराग्राफ टैग है, तो हम उसके पी पे सीएसएस अप्लाई करेंगे। पी पे अप्लाई करेंगे तो पूरा पैराग्राफ टैग, जितने भी पूरे पैराग्राफ टैग होंगे पेज पे, सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट सेलेक्टर होता है। इसका यूज तब हम करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को अप्लाई करना है सीएसएस और पूरे पेज पे करना है, तो हम डायरेक्ट उस पर सीएसएस अप्लाई करेंगे और पूरे पेज पे हमारी सीएसएस अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फिर होता है क्लास सेलेक्टर, ठीक है। क्लास एक एट्रीब्यूट होता है हमारा, किसी भी इनपुट, किसी भी टैग का, हम किसी भी टैग में हम क्लास एट्रीब्यूट दे सकते हैं, ठीक है। और जब हम क्लास एट्रीब्यूट देते हैं तो उसमें एक हम नाम देते हैं, उसको एक क्लास देते हैं, कुछ भी क्लास बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है माई क्लास, ठीक है। तो माई क्लास हमने क्लास बना ली। हम बताएंगे अभी जब हम जब करेंगे प्रैक्टिस तो हम बताएंगे कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे क्लास पे अप्लाई करते हैं। थियोरेटिकली है तो समझ लें आप थोड़ा सा। से हमने माई क्लास क्लास बना ली, तो जहां जहां पे हम क्लास कॉल करेंगे वहां वहां पे पर्टिकुलर वो चीज अप्लाई होगी। मैटर नहीं करता कि वो पी टैग है या डिव टैग है या हेडिंग टैग है हमारा, या कोई भी टैग है, मैटर नहीं करता। अगर हमने क्लास अप्लाई की है और क्लास में कुछ सीएसएस लिखी हुई है तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सेम होता है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर क्या करता है कि हम आईडी एक एट्रीब्यूट होता है, हम उस एट्रीब्यूट में आईडी लिखेंगे, सॉरी आईडी एट्रीब्यूट में हम आईडी लिखेंगे। जैसे हमने भी माई आईडी लिखी है, और जब आईडी पे अप्लाई करेंगे सीएसएस तो उस जिसको आईडी, जिस टैग को हमने आईडी वो दी है उस पर सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। क्लास और आईडी सेलेक्टर्स में इतना डिफरेंस है कि आईडी किसी भी टैग की एक यूनिक होती है। अगर हमने किसी एक को माई आईडी दे दी है टैग को, तो दूसरे टैग को हम माई आईडी दे नहीं सकते, वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा जो रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो वो गलत है। हम किसी एक टैग को एक ही आईडी दे सकते हैं, मतलब एक टैग को एक आईडी दे सकते हैं, दूसरे टैग को अगर कोई आईडी देनी तो दूसरी आईडी देनी होगी, ठीक है। तो आईडी यूनिक होगी, पूरे पेज में एक टैग की आईडी एक ही होगी, किसी और को वो आईडी असाइन नहीं हो सकती, क्योंकि वो यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे हमारी कोई आइडेंटिटी कार्ड होता है, हमें कॉलेज में मिलता है, हमें स्कूल्स में मिलता है, तो हमारा वो यूनिक होता है। तो सेम यहाँ पे भी है कि एक हम एलिमेंट को हम आईडी दे देंगे और फिर ये उस सिंगल एलिमेंट को टारगेट करेगा जिसको आईडी दे रखी है। फिर एक हमारा आता है ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर क्या करता है, हम इसमें एलिमेंट्स को एचटीएमएल टैग जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ग्रुप में सेलेक्ट कर सकते हैं। हम एक साथ में हम पी टैग को, डिव टैग को, हेडिंग टैग को हम एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पैन टैग को एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं, इन पे एक साथ सीएसएस कॉमन सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक सेलेक्टर होते हैं। बाकी सूडो सेलेक्टर भी होते हैं, वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, उसको बाद में देख लेंगे। तो बेसिक जो हमारे चार सेलेक्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टर है वो ये है, ठीक है। और फिर हमारा एचटीएमएल का, सॉरी सीएसएस का स्ट्रक्चर आ जाता है। सिंटैक्स क्या होता है, सीएसएस रूल्स आर रिटन विद इन, हमारा जो स्टाइल टैग होता है इसके अंदर जितना भी हम सीएसएस का रूल्स रूल्स मतलब जो स्टाइलिंग लिखते हैं
वो स्टाइल टैग के अंदर होगा, ठीक है। इन स्टाइल टैग और ये जो स्टाइल टैग होगा हमारा, ये HTML का जो हमारा हेड टैग होगा उस हेड टैग के अंदर होगा, ठीक है। और हम उस पे जो एक्सटर्नल सीसेस होते हैं लिंक करते हैं। सीसेस मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि सीसेस जो होती है भाई 3 प्रकार की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिए हैं, हम वो लिख देंगे। जो अभी यहाँ पे बात हो रही है, ये हो रही है एक्सटर्नल सीएसएस की। जो हमारी एक एक्सटर्नल फाइल है सीएसएस की, हम उसको लिंक करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट से, तो वो स्टाइल टैग के थ्रू करते हैं, ठीक है। हम स्टाइल टैग से हम सीएसएस लिंक भी कर सकते हैं और स्टाइल टैग में सीएसएस लिख भी सकते हैं। तो स्टाइल टैग जो हमारा होता है, नहीं सॉरी, गलती हो गई। स्टाइल टैग में सीएसएस लिख सकते हैं, अगर हमें लिंक करनी है कोई सीएसएस तो वो लिंक टैग के थ्रू होगी, ठीक है। वो बताएंगे कैसे होगी। Each CSS rule constant consists of the selectors followed by one or more declarations by करली ब्रेसेस, ठीक है। जितने भी हमारे जो सेलेक्टर्स होते हैं, जो भी हम अप्लाई करते हैं, वो करली ब्रेसेस से स्टार्ट होते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर होते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे सेलेक्टर होगा, सेलेक्टर नेम होगा, ये करली ब्रेसेस से स्टार्ट होंगे और ये एंड होगा। यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी होगा और प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा, ठीक है। और हमारी या इसके नीचे हम दूसरी प्रॉपर्टी होगी और वैल्यू होगी। तो ये जो कॉलन हम लगाते हैं और ये जो सेमी कॉलन लगाते हैं, इनका बहुत ध्यान देना। ये अगर नहीं लगाओगे तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सीएसएस लगाने का सिंटैक्स है कि कैसे हम सीएसएस अप्लाई करते हैं, ठीक है। इतने में कोई डाउट है किसी को? सीएसएस क्या है, सेलेक्टर्स क्या है, सिंटैक्स क्या है? सर सिंटैक्स दोबारा से बता दीजिए। देखो सिंटैक्स असल में सेलेक्टर्स पढ़ लिए कि सेलेक्टर्स 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेलेक्टर होगा, वो हमारा एलिमेंट सेलेक्टर हो सकता है, मीन्स यहाँ पे पी टैग हो सकता है, यहाँ पे हमारी एक कोई क्लास हो सकती है, हमारी एक कोई आईडी हो सकती है। हम यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर भी, यहाँ पे कोई भी सेलेक्टर हमारा हो सकता है, ठीक है। तो इस क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा सेलेक्टर होगा, सेलेक्टर की जगह पे फिर हमारा करली ब्रेसेस स्टार्ट होगा और एंड होगा। जितना भी हम सीएसएस, जो भी हम सीएसएस के रूल्स लिखेंगे, जो भी हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, वो इन दोनों ब्रेसेस के अंदर होगी, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। इससे बाहर अगर होगा तो वो उस सेलेक्टर पे अप्लाई नहीं होगा और वो बेसलेस होगा, उसका कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस होगा, ठीक है। फिर हमारी प्रॉपर्टी होगी, मीन्स हमें किसी सेलेक्टर का हमें कलर अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे कलर लिखेंगे, कोलन लगाया और कलर का नेम हमने ब्लू लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। कलर हमारा अप्लाई हो गया। हमें बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो हम नीचे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, कॉलन लगाया और हमने वैल्यू लिखा कि हमें ऑरेंज चाहिए, हमने ऑरेंज लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया। तो हम जिस सेलेक्टर से हमने लगाई है, तो सेलेक्टर पे कलर और बैकग्राउंड हमारा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या होता है? प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करता है? प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, किस चीज पे अप्लाई कर रहे हैं। क्या हम प्रॉपर्टी, हमारी कलर हो सकती है, हमारी साइज हो सकती है, हमारी पोजीशन हो सकती है, डायरेक्शन हो सकती है, तो वो हमारी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है। वैल्यू क्या होती है कि हम क्या वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, कि कलर उसका क्या होगा, साइज उसका क्या होगा, पोजीशन उसकी क्या होगी, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया है हमने एक, देखो बहुत छोटा सा सेलेक्टर हमारा यहाँ पे H1 जो है, सेलेक्टर H1 हमारा टैग है, उस टैग को हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये हमारा एज अ सेलेक्टर वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे कलर है और ये हमारा नेवी जो है, ये हमारा वैल्यू है कि हमारा जो कलर हो जाएगा इसका वो नेवी हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम अपना HTML टैग, सॉरी ये H1 टैग उस HTML पेज के अंदर यूज करेंगे तो उसका कलर जो हो जाएगा नेवी हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज जो हमने लिखी है, हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये सच में वर्क करता है कि नहीं करता है। हम एक नई फाइल ऐड कर लेते हैं।
डेमो 5.html। ठीक है, हमने क्या किया, सर सीएसएस के लिए अलग फाइल नहीं बनाएंगे आप? देखो बता तो रहा हूँ, सीएसएस 3 प्रकार से अप्लाई होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन। तुम सारे टाइप बताएंगे, परेशान ना हो। जो अलग से फाइल बनाने की बात कर रहे हो वो एक्सटर्नल सीएसएस होती है, ठीक है, दूसरा बता देंगे, परेशान ना हो। अभी जो हम ये सिंटैक्स पढ़ा है हमने, जो हमने अभी देखा है, हम इसको देख लेते हैं, ये वर्क करता है या नहीं करता, कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, हमने हेडिंग लिख ली है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इसे हमने पढ़ा था कि स्टाइल टैग हमें लेना होगा हेड टैग के अंदर, तो ये हमारा हेड टैग है, हमने स्टाइल टैग ले लिया। फिर हमने क्या देखा, हमें H1 टैग सेलेक्टर हमारा क्या है, यहाँ पे हम टैग एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, तो हमारा अभी यहाँ पे हो गया H1। फिर हमें बेसिस यूज करना है, कर्ली बेसिस यूज करना है, जैसे हमने यहाँ पे ये किया हुआ है दोनों, हमने कर्ली बेसिस यूज कर लिए। फिर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे, जो कलर है हमारी, कलर लिख लिया। फिर कोलन लगाया, कलर हमने ब्लू दे दिया और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अब हम फाइल को ओपन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं कि इज इट रियली वर्क्स और नॉट। वर्क कर रहा है, हमने ब्लू दिया था कलर, हम चेंज करके देख लेते हैं, हम रेड करके देख लेते हैं, तो रेड हो गया, मीन्स हमारा सही वर्क कर रहा है। देखिए कितना हमने पढ़ा, सही है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया इंटरनल सीएसएस, इसको हम इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। जो सीएसएस हम स्टाइल टैग के अंदर लिख रहे हैं और पेज पे ही लिख रहे हैं हम, वो हमारी इंटरनल सीएसएस होगी। हम सेम चीज कर सकते हैं इनलाइन सीएसएस से। अब इनलाइन सीएसएस में देख लेते हैं क्या होती है। अभी हमने इसको कमेंट कर दिया, हम देख रहे हैं फिर से ब्लैक हो गया, डिफॉल्ट कलर में आ गया। ठीक है, जब हम इनलाइन सीएसएस यूज करते हैं तो हमारा यूज होता है स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स चेंज हो जाते हैं, रूल्स चेंज नहीं होते, सिंटैक्स सारा वही है, बस इतना जो हमारा ये सेम चीज है, बस ये हो जाता है कि हमने स्टाइल टैग के अंदर लिख दिया उसको। ठीक है, बाकी जो हमारी ये चीज है ये सेम रहेगी। हमें यहाँ पे ये सब जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम सेलेक्टर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम किस सेलेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या अप्लाई कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टाइल अप्लाई करें तो हमको बताना पड़ेगा कि ये स्टाइल है भाई। ठीक है, और ये जो इक्वल्स टू है, डबल कोट्स है, ये हम जब भी एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं तो वो सिंटैक्स से एट्रीब्यूट अप्लाई करने का, और उसके अंदर हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं, हमने देखते हैं इसका रेड हो गया कलर। हमने ग्रीन दे दिया और ये ग्रीन हो गया, हो गया। ठीक है, ये हमारी हो गई इनलाइन सीएसएस। इसको अभी अनकमेंट कर देते हैं। ये हमारी हो गई इनलाइन सीएसएस। ठीक है, अभी क्या है, आप एक अलग से फाइल की बात कर रहे थे। ठीक है, हम वो भी कर लेते हैं, हम फोल्डर बना लेते हैं सीएसएस का, इसके अंदर हमें फाइल बना लेते हैं।
हम H1 टैग ले लेते हैं। हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया, एक्वा ले लिया, ठीक है। ये हमने एक CSS फाइल बना ली है। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, जो किसी को डाउट हो पूछ लेना कि भाई जो बंदा बोल रहा है इसको पता है, चीजें इसने पढ़ी है, ठीक है। तो आप लोगों को नहीं पता, आपके न्यू है, तो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी स्टाइल सीट लिंक करेंगे। तो हमारे लिंक करने के लिए देखो, फिर हमारा एक लिंक टैग होता है। जब हमने HTML पढ़ा था तो हमने आपको लिंक टैग बताया था। ये हेडर टैग के हमने बता दिया कि हेडर टैग में कौन से टैग होते हैं। तो ये हमने बता लिंक टैग, जो लिंक टैग हमारा जो होता है स्टाइलिंग स्टाइल सीट के लिए ऐड करने के लिए होता है, ठीक है, एक्सटर्नल CSS को, ठीक है। तो हम वही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब इसके देखो दो एट्रीब्यूट होते हैं। एक हम जो लिंक कर रहे हैं, क्या लिंक कर रहे हैं उसको बताना होगा, उसका रिलेशन। REL का मतलब रिलेशन होता है, रेल का मतलब रिलेशन होता है। हम बताएंगे रिलेशन क्या है उसका हमारी इस HTML फाइल से। वो है क्या है, स्टाइल सीट है, तो हमने रिलेशन में स्टाइल सीट लिख दिया। HREF में हम उसकी लोकेशन लिखेंगे कि हम कहाँ से लिंक कर रहे हैं। तो हमारी HTML के अंदर, CSS के अंदर, ये हमारी text.css है, text.css, ठीक है। तो हमने इसको सेव किया। बैकग्राउंड में एक्वा कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। तो हमने तीनों प्रकार के CSS के टाइप देख लिए कि CSS कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एक्सटर्नल CSS हो गई। तो तीन टाइप CSS के हैं, बहुत तगड़े से दिमाग में बिठा लो। और यूज तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा लोग कभी कभी स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं कि लिंक कैसे करें। जब पाथ सही होगा तो लिंकिंग सही हो जाएगी और प्रॉपर वर्क करेगी, ठीक है। कुछ कुछ IDE में होता है लिंकिंग का प्रोसेस, जैसे मेरे में है कि प्रॉपर लिंक से टॉप कभी कभी वो वर्क नहीं करता है। बाकी आप ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब हम विजुअल स्टूडियो पे पढ़ेंगे, अभी तो VS कोड है, हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। विजुअल स्टूडियो अलग है जो हमारा डॉटनेट फ्रेमवर्क में यूज होगा। तो वहां पे हम प्रॉपर और अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से, सर हाँ ये HREF ये जो क्या एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो आपने पाथ डाला है हाँ। वो /HTML के पहले ये क्या लगे हैं दोनों? ये देखो, वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको एंटर करना, फोल्डर में कैसे एंटर करना होता है। मैंने, अच्छा आप लोगों ने PDF पूरा प्रॉपर पढ़ा नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। मैंने दिया था आपको हाउ टू गेट पाथ, दिया था। इसमें देख, इसमें जो नॉर्मल किसी यस। फोल्डर को एक्सेस करते हैं तो फोल्डर का नाम देते हैं। अगर हमें किसी फोल्डर से एग्जिट होना है तो ये दो डॉट लगाने पड़ते हैं, ठीक है, कि हमें फोल्डर से एग्जिट होना है। और एंटर करने के लिए हमें एक स्लैश लगाना है और फिर एंटर कर देना है, ठीक है। ये फोल्डर का एक्सेस करने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये उसके लिए है, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो ये हमने बेसिक CSS अप्लाई कर ली है, ठीक है। फिर जो कलर्स आते हैं, अब कलर्स के बहुत सारे तरीके होते हैं कि कलर्स के फॉर्मेट क्या 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 हम कैसे कलर्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हेक्साडेसिमल कोड होता है कलर का, एक नॉर्मल कलर का नेम होता है, एक हमारा RGB होता है और RGBA, दो चीजें होती हैं, ठीक है।
और एक हमारा होता है HSL। ठीक है, ये 4 तरीके हैं जिनसे आप कलर अप्लाई कर सकते हो। जिसमें मोस्ट यूज्ड होता है, तो पहले आप नॉर्मली ऐसे जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते समय प्रैक्टिस करते समय यूज करते हैं वो हम नॉर्मल नेमिंग के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, प्रिफर्ड लोग क्या करते हैं, या हेक्साडेसिमल कोड यूज करते हैं, या हमारा RGB और RGBA यूज करते हैं। RGB और RGBA में कुछ डिफरेंस नहीं है। ये जो हमारा होता है वो हमें शेडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे वो चीज क्या है। जो बैकग्राउंड कलर हम कभी पढ़ेंगे, बैकग्राउंड जब सीरियस की बात करेंगे तो वहां पे देखेंगे उसको। ठीक है, बाकी यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सारे जितने भी फॉर्मेट है। ये देखो RGBA का मैंने बता दिया है। ठीक है, ये और HSL जो है HSLA है। ठीक है, ये सारी ये इतने प्रकार के जो कलर्स के मेन जो वो तरीके होते हैं कलर अप्लाई करने, कलर लिखने के, ये 4 होते हैं जो फॉर्मेट वाइज हैं। बाकी आप नॉर्मल कोड से लिख सकते हो। ठीक है, चारों मैंने डिस्क्राइब कर दी, आप एक बार पढ़ लेना, खुद से समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जो हमारा RGB होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में इतना समझ लो। जैसे इसका जो R होता है वो हमारा रेड के लिए होता है, G फॉर ग्रीन होता है, B फॉर ब्लू होता है। तो हमारा जितना भी लगभग सारे कोड जो बनते हैं मोबाइल डिवाइसेस हैं या कहीं भी हम कोई फोटो कैप्चर कर रहे हैं, जो मोबाइल कैमरा वैमरा में जो कलर डिफाइन करने के लिए होता है वो सब RGB में ही होता है। रेड ग्रीन ब्लू से ही सारे कलर डिफाइन होते हैं हमारे। ठीक है, जो सारे कलर आ रहे हैं ये सब आप कहीं ना कहीं देखोगे तो RGB से ही आ रहे होंगे। ठीक है, मैक्सिमम जगह लोग प्रीफर करते हैं RGB से ही। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। जो इसका RGBA में अल्फा जो होता है, अल्फा उसकी फेडिंग को डिफाइन करता है कि हम कितना कलर का शेड होगा, लाइट होगा, डार्क होगा, तो वो हम उससे पता कर सकते हैं। वो 1 से लेके 0 तक आता है। ठीक है, तो आ जाते हैं। अब जैसे हमारा रेड है, हम अगर इसको RGB से कर रहा हूँ, रेड के लिए क्या होता है 255:0:0। हाँ, ये रेड के लिए होता है। हमने क्या, हाँ, अब हाँ एक चीज और कि अभी हमने देखा नहीं देखा, किसी ने नोटिस नहीं किया है, और तो ध्यान दिया करो यार। हमने कलर अप्लाई किया है यहाँ पे रेड H1 टैग को, और यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है H1 को ही ग्रीन टैग, ग्रीन कलर। और यहाँ पे दिख क्या रहा है, ग्रीन। वो क्यों दिख रहा है? अभी मैं यहाँ पे सर क्योंकि जो पहले नजर आता है तो वो CSS और HTML हमारी पहले वही लेती है। हाँ कह सकते हो ऐसे कि जो पास में होती है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो इसमें इंपॉर्टेंस का वो होता है कि किसकी प्रोबेबिलिटी हाई, मतलब प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, किसकी इंपॉर्टेंस हाई होती है। ठीक है, तो ऐसा होता है, लेवल होता है कि सबसे, जैसे कि आप पास दूर से भी समझ सकते हो, सबसे पास में हमेशा इनलाइन रहेगी। तो इनलाइन की जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, क्या वैल्यू जो होती है काफी हाई होती है। ठीक है, तो प्रीफर पहले अगर इनलाइन से सप्लाई है तो पहले वो इनलाइन को प्रायोरिटी देगा। इसका प्रायोरिटी लेवल टॉप पे होता है, प्रायोरिटी लेवल 1 पे होता है ये। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है तब वो जाएगा इंटरनल के पास। अगर इंटरनल के पास नहीं है तब वो एक्सटर्नल से लेगा। ठीक है, अगर एक्सटर्नल में भी है, इंटरनल में भी है, इनलाइन में भी है, सेम सीएसएस, तो वो इनलाइन को लेगा। ठीक है, जिस क्लियर है। अभी हम मैं यहाँ से ये कलर हटा दूं तो अभी हमारा क्या करेगा, रेड ले लेगा, ये जो हमने यहाँ पे रेड दिया हुआ है। ठीक है, अब अच्छा एक चीज और है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो मैंने सीएसएस यहाँ पे लिखी हो वही अप्लाई हो। मैटर नहीं करता कि इनलाइन में कुछ लिखा हुआ है, इंटरनल में कुछ लिखा हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए कीवर्ड होता है हमारा इंपॉर्टेंट। तो हमने लगा दिया इंपॉर्टेंट, तो भाई वो इंपॉर्टेंट हो गया।
उसको मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ और तुमने लिखा है कि नहीं लिखा है। इनलाइन सीएसएस हो, इंटरनल सीएसएस हो, कोई मतलब नहीं, जहां भी इंपॉर्टेंट लग गया तो उसके लिए सब वही है, वो और कुछ देखता ही नहीं है। और सीएसएस अप्लाई है, कलर के लिए वो कुछ और नहीं देखेगा, ठीक है। कलर कहीं और लगा उसको मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहीं भी लग गया, वो इंटरनल हो, इनलाइन हो, एक्सटर्नल हो, कहीं अगर वहां पे इंपॉर्टेंट लग गया तो वो हो गया, ठीक है। अब देखो, जहां पे भी इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, और हम यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट लगा है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट करता है, हाँ ठीक है। तो जब इम्पोर्टेंट हर जगह लगा होगा तो फिर वही चीज इम्पोर्टेंट में भी अप्लाई हो जाएगी। प्रायोरिटी की किसकी प्रायोरिटी हाई है, हमारी इनलाइन की, फिर इंटरनल की, फिर एक्सटर्नल की, ठीक है। तो सेम चीजें वही हैं। तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड याद रखना कि इम्पोर्टेंट अगर हम लगा अप्लाई करते हैं तो जो सीएसएस पहले होगी फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी, अगर कहीं और इम्पोर्टेंट नहीं लगा है तो, ठीक है। टाइप ऑफ सीएसएस पढ़ ले, बेसिक सीएसएस अप्लाई कैसे करते हैं वो हमने पढ़ ली, ठीक है। बॉक्स मॉडल हम थोड़ा लेट में पढ़ेंगे। यार आज लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की है, बहुत चीजें मिस कर देंगे। छह लोगों ने ज्वाइन किया, मैं तो चाहता किसी को सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन किसी को कोई डाउट्स है ही नहीं, और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो यार बताओ, वरना ऐसे तो कोर्स आगे हो जाएगा, बेचारे पीछे हो जाएंगे जो छुट्टी मार ली है आज। वेट करने सर के सबसे बाद, पहले हाँ बोलो। सर हम ये कह रहे थे कि जो इनलाइन जो हमारा कोडिंग की जाती है सीएसएस की, हम्म, तो यदि वो जैसे वो हमारे इनलाइन में यदि कोडिंग हमने लिख दी है सीएसएस की, तो सबसे पहले उसको रन करेगी सीएसएस हमारी। हाँ, प्रायोरिटी हमेशा इनलाइन की हाई होती है, ठीक है। अगर इनलाइन में अच्छा सीएसएस लिखी हुई है तो पहले इनलाइन की ही अप्लाई होगी, उसके बाद कोई दूसरी देखेगा वो, ठीक है। बस शर्त इतनी है कि कहीं पे और इम्पोर्टेंट ना लगाओ। अगर हमने एक्सटर्नल या इंटरनल सीएसएस में इम्पोर्टेंट लिख दिया है और वही जी। प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई है इनलाइन में, तो वो उसको इनलाइन को इग्नोर करेगा, जहां पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट वाली को प्रायोरिटी देगा, ठीक है। अच्छा हम्म। ओके सर। एचटीएमएल में किसी को कोई डाउट है? तो कल क्लियर नहीं कर पाए हैं लाइट की मारे। चलो ठीक है। जो हो, अगर आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना सब लोग, क्योंकि क्लास में अब डिस्कस नहीं करेंगे, हम टाइम आज दिए थे, जब टाइम मिलेगा तो हम ऐसे करेंगे। यार तुम लोग का सिलेबस जो है बहुत वास्ट है, और टाइम जो है बहुत लिमिटेड है। मीन समझ लो कि जैसा जो इंटर्नशिप में लोग 6 महीने में सीख के जाते हैं, वो तुम लोगों को 1.5-2 महीने में सिखाना होता है। अब हम लोग कैसे कैसे मैनेज करते हैं वो यही पता है, तो कुछ चीजें स्लिप होती हैं, तो सर अगर आप इस तरह पढ़ाएंगे तो हम लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। नहीं यार देखो, हम ज्यादा डीप, देखो डीप में उतना ही जाएंगे जितनी अभी आपको नीड है, क्योंकि आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अभी आप इंटरव्यू की जॉब के लिए नहीं जा रहे हो, तो अभी आपको बहुत चीजें डीप में नहीं जानी है। आपको एक इंट्रोडक्शन, एक पता होनी चाहिए सारी चीजें, कि आपको कोई पूछे आप अननोन भी ना रहो कि हाँ अरे ये क्या होता है, ठीक है, वैसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ, और बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं कि हाँ, जो बहुत सी क्रिटिकल चीजें हैं वो मैं स्किप करूंगा कुछ कुछ चीजों के लिए, बाकी मैं वो भी लेके चलूंगा जितने नोट्स में। नोट्स मैक्सिमम जो लिखे हुए हैं ये हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं इंटर्नशिप के होते हैं, उनके लिए भी सेम यही नोट्स हैं। तो आपके पास जो नोट्स हैं वो सिमिलर ही है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। आप नोट से पढ़ोगे तो मैं कुछ, अगर कोई डाउट आएगा तो आप पूछोगे तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। तो बाकी क्लास में सीएसएस भी हम जल्दी ही खत्म करेंगे,
सीएसएस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टाइलिंग, तो आप धीरे धीरे सीखते रहोगे, वो आपको क्लियर होती रहेंगी। इसका जो बॉक्स मॉडल है ये इंपॉर्टेंट होता है।